दोस्तों क्लासेस शुरू करने से पहले सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एसटी ट्रेनिंग के अंतर्गत प्लांट ऑपरेटर का जो एग्जाम होता है ना, उसके एडवांस टेस्ट के एग्जाम पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि जो आपका एडवांस टेस्ट होता है यानी कि स्टेज 2 होता है, ये आपका मेरिट डिसाइडर होता है। इसी के बेस पे आपकी मेरिट डिसाइड होती है। आप यहाँ पे जितने भी मार्क्स लेके आते हैं ना, इसी के बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों अपन यहाँ पे जान लेते हैं कि एडवांस टेस्ट में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि एडवांस टेस्ट में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे की टाइमिंग दी जाती है। आपको इतना पता होगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि इन 50 क्वेश्चन पे पहले 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं। तो इतना आपको क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे 50 क्वेश्चन 150 नंबर के हैं। तो आप सभी लोग को क्या पता चल रहा होगा कि यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को सही करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 नंबर दिया जाता है। यदि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत कर देते हैं तब आपके यहाँ पे 1 नंबर काट लिया जाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो आप सभी लोग को एग्जाम पैटर्न अच्छी तरह समझ आ गए ना। अब दोस्तों सीधे अपन मुद्दे पे आते हैं और डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के बारे पे। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसकी अणु संख्या तथा अणु भार एक समान है। तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है। तो दोस्तों अपन लोग सीधा मुद्दे पे आते हैं और डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर नंबर 8 को, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से ऐसा कौन सा अणु है जिसका अणु भार एक समान होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अणु भार हाइड्रोजन के बराबर ही होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि हाइड्रोजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर नंबर और मॉलिक्यूलर वेट एक समान होता है, ठीक है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार एक ही होता है। क्वेश्चन पे यही पूछा गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग कुछ समझ आ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है, यानी कि NaCl का जालक कैसा होगा, आपने को ये बताना है। तो NaCl का जालक कैसा होता है दोस्तों, अष्टफलकी होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपके एग्जाम पे कभी भी पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, गनमेट। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट सही है। जर्मन सिल्वर आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा सही है, आपको ये बताना है। दोस्तों आप सब लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा गन मेटल। गन मेटल कैसे बनता है दोस्तों, इसमें कॉपर मिलाया जाता है, जिंक मिलाया जाता है और यहाँ पे टिन मिलाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। आप सभी लोग को समझ आ गए ना। आप सभी लोग इसमें मिलान कर लीजिएगा। आप सभी लोग की लूसेंट वाली बुक पे एक डिटेल पे इस पे बताया जाता है कि कौन कौन सी धातु बनाने के लिए, कौन से मिश्र धातु बनाने के लिए किस किस धातु का यूज किया जाता है। तो आप वहाँ पे उसे चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे सीधा आपको आंसर बता दिया, क्योंकि दोस्तों अपने को वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं है, ठीक है। डिस्कशन करना है सभी क्वेश्चन को, तो आप सभी लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे एक अभिक्रिया बताई गई है, आपको ये बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, ये जो अभिक्रिया है ना, इस अभिक्रिया में विस्थापन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि Fe2O3 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Al2O3 प्लस 2Fe हो रहा है, यानी कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है दोस्तों। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है बताइए। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH होता है। यानी कि यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, यानी कि एथिनोइक अम्ल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बोला है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी जिसमें 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन है। अपने को ये बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो परमाणु संख्या क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या होता है, परमाणु संख्या होती है। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ जाएंगे तो परमाणु संख्या निकल आएगी, ठीक है। आप सभी लोग को समझ आ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaOH2 में के अणु में कितने परमाणु में मौजूद है, अपने को ये बताना है, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे Ca लिखा है, ये एक परमाणु हो गया, ठीक है। इसी तरह से OH2 लिखा है, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 परमाणु हो जाएंगे। इसके बाद हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने परमाणु हो जाएंगे, 2 परमाणु हो जाएंगे। तो इनको आप जोड़ दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनको जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 परमाणु यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका
करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था, आप सभी लोग कर ही सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों अधातु। जो अधातुएं होती है ना, ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl का इकाई द्रव्यमान क्या होता है? यानी कि आप इसका यूनिट मास कितना होता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 58.5 म्यू यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम पे डेफिनेटली पूछा जाता है। क्या बोला गया है? बेंजीन में, यहाँ पे बेंजीन का मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने बेंजीन बना दिया। बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बंध होते हैं? ठीक है, बेंजीन को अपन लोग ऐसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने बेंजीन बना दिया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सभी लोग सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, तो बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बंध होते हैं आपको ये बताना है। तो बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बेंजीन में क्या होता है दोस्तों? 12 सिग्मा बंध होते हैं और 3 पाई बंध होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि बेंजीन रिंग में 12 सिग्मा बंध होते हैं और 3 पाई बंध होते हैं। ठीक है, समझ तो आ गया ना आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? तो सीमेंट में मुख्य रूप से क्या होती है दोस्तों? सिलिका होती है। SiO2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोप्थिलीन को सिरके में डालने पर उसका घोल कैसा हो जाता है? ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है? फिनोप्थिलीन पे सिरके का घोल डाल देते हैं तो फिनोप्थिलीन का रंग कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिनोप्थिलीन पे यदि आप सिरका के घोल डाल देते हैं ना तो ये रंगहीन हो जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे क्या बोला है? प्रकाश का अलग अलग रंगों में पटवारी होने को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अलग अलग रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है दोस्तों? वर्ण विक्षेपण कहता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालक का तापमान बढ़ने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है? ठीक है, बताइए दोस्तों। अर्धचालक का यदि अपन प्रतिरोध बढ़ा देते हैं तो अर्धचालक का यदि अपन तापमान बढ़ा देते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको ये बताना है। तो तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता घटती है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। अपने को यहाँ पे वेग निकालना है 4 सेकंड के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है दोस्तों आप ये बताइए। तो आप सभी लोग ने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा ना, v बराबर u प्लस ए टी, यही होता ना, ये न्यूटन के गति का पहला नियम है। ठीक है, यही होता ना। तो यहाँ पे आप सब लोग ये बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पे टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4 सेकंड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे विरामावस्था से बोल रहे हैं, विरामावस्था से बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पे त्वरण की बात की गई है, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी गई है? 2 मीटर प्रति सेकंड, उसकी यहाँ पे ए की वैल्यू बताई गई है। ठीक है, अपने को क्या करना है दोस्तों आप ये बताइए। अपने को यहाँ पे किसकी वैल्यू को फाइंड करना है? भी की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि अंतिम अवस्था को अपने को फाइंड करना है। प्रारंभिक अवस्था क्या है दोस्तों? यहाँ पे 0 रहेगी। ठीक है, बस आप इन मान को यहाँ पे रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को भी की वैल्यू को तो फाइंड ही करना है। यू की वैल्यू हमेशा प्रारंभिक अवस्था पे 0 होती है। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 2 है। टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 4 है। यहाँ पे भी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 8 आ जाएगी। 8 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा वेग पे। ठीक है, समझ तो आ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस आपको फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना था और आपका आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, एक माध्यम पे ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर प्रति सेकंड है? अपने को क्या निकालना है दोस्तों? तरंग दैर्घ्य निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप सभी लोगों ने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ना, v बराबर एन लेमडा। ठीक है, v बराबर एम लेमडा, ये ब्लैक समीकरण होता है। ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले तो आप सभी लोग पढ़े होंगे। यहाँ पे v की वैल्यू कितनी बताइए दोस्तों? गति यहाँ पे कितने है? 380 ये है। अपने को क्या निकालना है? तरंग दैर्घ्य निकालना है ना, और यहाँ पे आवृत्ति कितनी है दोस्तों? 840 है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को लैम्डा की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 380 और यहाँ पे 840 आ जाएगी। तो उस पे जब आप इसका भाग लगा देंगे ना तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 0.45 मीटर यहाँ पे इसकी क्या रहेगी? आवृत्ति क्या रहेगी दोस्तों? तरंग दैर्घ्य रहेगी। ठीक है, तरंग दैर्घ्य अपने को निकालना था, तो तरंग दैर्घ्य क्या रहेगा दोस्तों? 0.45 मीटर। ठीक है, तो आप सब लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ पे अपने को क्या निकालना है? वही यूनिट यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17 है। इस क्वेश्चन पे क्या बोले हैं, यदि बल्ब
50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है, तो बल्ब द्वारा लिए गए समय क्या होगा अपने को ये निकालना है। तो समय बराबर क्या होगा अपने को ये निकालना है, ठीक है। समय अपने को निकालना है यहाँ पे। तो शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको मुझे ये बताना है। शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों, P बराबर W/T तो पढ़े होंगे ना, वही इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज लगेगा। शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा अपन टाइम, यही होता है ना, यही होता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे E बराबर W/T, यही होता है ना फॉर्मूला, आप सभी लोग ने पढ़ा होगा। यहाँ पे शक्ति कितनी है दोस्तों, शक्ति यहाँ पे 50 वाट की है, ऊर्जा यहाँ पे कितना है 1000 जूल की है, और यहाँ पे अपने को समय निकालना है, ठीक है। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 20 सेकंड। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। समझ तो आ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी क्यों पक जाते हैं, क्योंकि दोस्तों क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम से ऊष्मा प्रदान करता है। तो विकिरण माध्यम से सूर्य पृथ्वी को ऊष्मा प्रदान करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होती है। तो 0 डिग्री केल्विन किसके बराबर होती है दोस्तों, -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है। तो आप सभी लोग को ये तो समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला गया दोस्तों, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में जल का स्तर कैसा होता है। क्वेश्चन पे क्या बोला गया दोस्तों, ठीक है। ये जैसे कि आप किसी गिलास पे बर्फ रखे हैं, ठीक है, बर्फ धीरे धीरे पिघलेगी, तो जल स्तर पे क्या प्रभाव पड़ेगा आपको ये बताना है, तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संवेग के परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, संवेग परिवर्तन की दर को अपन क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। आप सभी लोग ने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, एफ बराबर डेल पी अपन डेल टी, यही आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। यानी कि इससे आपने को क्या साबित हो रहा है दोस्तों, संवेग में परिवर्तन की दर को अपन बल बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे क्या बोला है, यांत्रिक ऊर्जा स्थिति यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और किसका योग है। तो यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा का योग है। यानी कि अपन यांत्रिक ऊर्जा को क्या बोल देते हैं, ये जो है तो स्थितिज ऊर्जा भी इसमें होती है और गतिज ऊर्जा भी होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को तो समझ आ गया ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ला किसकी इकाई है। तो टेस्ला किसकी इकाई है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स का नियम क्या संबंध दर्शाता है। तो चार्ल्स का नियम क्या क्या बताते हैं दोस्तों, तापमान और आयतन के बारे में जानकारी देता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चार्ल्स का नियम क्या होता है दोस्तों, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चार्ल्स का नियम क्या किसमें किसमें संबंध दर्शाता है, आयतन और तापमान के बीच संबंध दर्शाता है। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पे क्या बोलता है, आर्द्रता मापने का यंत्र क्या है, यानी कि आर्द्रता को अपन किससे मापते हैं, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा किसका नाम है। तो वाशिंग सोडा का सामान्य नाम किसका क्या होता है दोस्तों, वाशिंग सोडा को अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को ही अपन वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप क्या सूचक है। तो किसी वस्तु का ताप क्या बताता है दोस्तों, उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का योग बताते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग खुद सोच के बताइए। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग भी दे सकता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, खींचा हुआ धनुष पे गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है दोस्तों, बताइए। तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है दोस्तों, आप ये बताइए। तो विद्युत मात्रा की इकाई होती है एम्पियर। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों अभी तक हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लिया ना। अब दोस्तों बात करनी है मैथ के क्वेश्चन को भी। दोस्तों यहाँ पे मैथ का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बताया गया है, लॉग ए एम बराबर एन यहाँ पे बताया गया है। तो इसे अपन कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसे अपन लिख सकते हैं ए की पावर एन बराबर एम।
ऐसा हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले की मतलब मदद से ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों पे ए का भाग लगा देना है। ठीक है, ये लगा दिया तो ए बराबर क्या आ जाएगा, एन की पावर एन और यहाँ पे एम बटे ये, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बस आपको एक फॉर्मूले यहाँ पे पुट करना था और आपका आंसर आ चुका है। इजी क्वेश्चन था ना दोस्तों, आप सब लोग इसे कर ही सकते थे। ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एम अपान ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है दोस्तों, यहाँ पे एक अवकल समीकरण दिया गया है, इसकी अपने को कोटि भी निकालना है और यहाँ पे अपने को इसकी घात भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कोटि कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहाँ पे इसकी कोटि आ जाएगी 2 और घात यहाँ पे कितनी है दोस्तों, घात यहाँ पे 1 रहेगी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही रहेगा दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो कई बार इस क्वेश्चन को मैंने आपसे सॉल्व कराया है, तो आप सभी लोग से बनने लगे होंगे ये वाले क्वेश्चन। यदि आपसे नहीं बनते हैं तो आपको क्या करना है, आपको 11th या फिर 12th वाली बुक पे जाना है, वहां पे ये वाले चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, आपसे बनने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेखा अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है, तो उस रेखा का ढाल क्या होगा। तो समान अंतःखंड काटने वाली रेखा का ढाल कितना होता है दोस्तों, -1 होता है, यानी कि इसका स्लोप कितना होता है, -1 होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, केंद्र O वाले एक वृत्त पे 6 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो व्यास की लंबाई ज्ञात करना है, अपने को ये बताना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वृत्त बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने वृत्त बना दिया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, आप सभी लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। वृत्त का केंद्र मैंने बना दिया दोस्तों, ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे एक क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक जीवा है, तो यहाँ पे मैंने जीवा बता दिया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है दोस्तों, ये जीवा है, तो यहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर ये भी बना दिया। और इस जीवा की लंबाई कितनी है दोस्तों, इस जीवा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 सेंटीमीटर इसकी ओ है। तो यहाँ से यहाँ आधा कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा और यहाँ से यहाँ भी 3 आ जाएगा। इसको अपन इसमें मिला देते हैं। तो दोस्तों अब आपका आंसर, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दोस्तों। अब आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब आपको ये वाला समीकरण मतलब वो करना है, ए ओ और यहाँ पे मैंने सी लिख दिया, ए ओ सी पे आपको जाना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस वाले त्रिभुज पे जाना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे जो बनाया है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है, तो अपने को यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, ओ ए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ओ ए क्या आ जाएगा दोस्तों, अंडर यहाँ पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि त्रिज्या यहाँ पे कितनी आ गई, 5 आ गई। यही है ना, यही आएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे यही बोला गया था, ये त्रिज्या आ गई, तो त्रिज्या का अपन दुगुना कर देंगे तो व्यास कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसकी त्रिज्या कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। और अपने को क्या निकालना था दोस्तों, अपने को डायमीटर निकालना था, व्यास निकालना था। त्रिज्या यहाँ पे कितनी है, ओ ये मतलब आर, यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, 5 है। तो इसका व्यास कितना आ जाएगा दोस्तों, त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। तो यहाँ पे व्यास कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे व्यास आ गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्यास बराबर क्या हो गया, 2r हो गया। आर की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे मैंने 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को समझ आ गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक धन पूर्णांक n 3, 5 और 7 से विभाज्य है, तो इन सभी संख्याओं से विभाजित होने वाला अगला पूर्णांक क्या होगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 3, 5 और 7, इसका आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे n प्लस 105 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप सभी लोग कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, लेकिन 7 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने को यहाँ पे छोटे से छोटे हिंट दे दिया है, यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम अपने को निकालना है। 12, 18, 24 और यहाँ पे 30, इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे ना, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 360 आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 360 आ गया। 360 में आपको क्या करना है, 4 को जोड़ देना है, आपका आंसर आ चुका है 364, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है 364 पे। ठीक है, 364 पे जब आप 12, 18 और यहाँ पे 24 और 30 का भाग देंगे, तो हर बार पे यहाँ पे 4 बचेगा, लेकिन जब आप यहाँ पे 7 से भाग देंगे तो कोई यहाँ पे शेषफल नहीं बचने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ में आ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सभी लोग करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 364 है, 364 पे आप 12 का भाग लगाएंगे तो 4 बचेगा ना, 12 3 36 और आखिरी पे 4 बचता है। इसी तरह से दोस्तों यदि आप 7 से विभाजित करते हैं तो 7 पंचे 35 और यहाँ पे 1 बचे 7 दूनी 14। ठीक है, ऑप्शन से भी आप सभी लोग देख सकते हैं, इस तरह से आपका यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा।
दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे अपने को दसवां पद निकालना है। तो दसवां पद क्या होगा, a प्लस 9d। ठीक है ना, आप सभी लोग ने ये वाला फॉर्मूला तो आपने मैं कई बार बता दिया हूँ। a प्लस एन ए ए प्लस एन माइनस वन डी होते हैं ना, एन माइनस वन डी होता है, ये पद वाला होते हैं समांतर श्रेणी में। तो आपने को दसवां पद निकालना है, तो 10 माइनस वन बराबर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। सर्वांतर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 से 5 गए, 5 में अंतर, यहाँ पे फिर से आ गया। तो यहाँ के सर्वांतर कितना है दोस्तों, 5 है। ठीक है, तो 45 और 2 का अपन जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 47। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन था, मैंने आपको जल्दी जल्दी समझा दिया। अब दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन है गुणोत्तर श्रेणी का है। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अपने को यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, योग निकालना है। तो योग वाला फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, योग का फॉर्मूला होता है एस एन, यानी कि एन बराबर पदों की संख्या हो गई। यहाँ पे आएगा पहला पद आर एन माइनस वन बटे आर माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करना है। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों, ए की वैल्यू बताइए। पहला पद यहाँ पे कितना है, 14 है। सर्वानुपात यहाँ पे कितना है, 5 है। तो बस इस फॉर्मूले पे आपको यहाँ पे मान रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों, 14 है। ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। सर्वानुपात यहाँ पे कितना है, 5 है। अपने को कितने पदों का योग निकालना है दोस्तों, 5वें पदों का योग निकालना है। तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, माइनस वन। यहाँ पे एन भी लिखा था, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है दोस्तों, 5 है। 5 पदों का योग बोला ना, और यहाँ पे 5 माइनस वन, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का, यदि आप 5 की पावर 5 करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है दोस्तों, 31 25 आते हैं। ठीक है, 31 25 में से यदि अपन एक घटा देते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 31 25 में से यदि अपन एक घटा देंगे तो 31 24 आ जाएगा। और 31 24 में यदि अपन 4 का भाग लगा देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, आप सभी लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो 10,934 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, तो आप सभी सॉल्व कर ही सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इजी क्वेश्चन था, 10,934 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों आप सभी लोग गुणा भाग तो कर ही सकते हैं, अब इसे मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि एनपीआर, इसका सूत्र क्या होगा। इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, एन फैक्टोरियल अपान एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखते बता देता हूँ, 2x² ये आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा dx dx, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, x की पावर 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सी, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन था, मैंने आपको कई बार बताया ना, तो आप सभी लोग से बनने पे लगा होगा। अब यहाँ पे बहुत अच्छे है, 129 से 126 में गए, 3 की कमी आ गई, फिर से 3 की कमी आ गई, फिर से 3 की कमी आ गई। 120 से 3 घटा दी तो 117 आ गई। तो 117 में से यदि अपन 3 को कम कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 3 3 की कमी हो रही है, आप सभी लोग स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है तो उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस P होगी। सिंपल है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। दोस्तों अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत वाली चाय को किस अनुपात में 200 रुपए किलोग्राम वाली चाय के साथ मिश्रण किया जाए ताकि मिश्रण 225 रुपए किलोग्राम रहे, आपको ये बताना है। पहले दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला दोस्तों, इसको अपने को क्या कर सकते हैं दोस्तों, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाली मेथड को अपने को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 300 है और यहाँ पे 200 है। ठीक है, बीच में अपन इसको रखेंगे, 225 को रखेंगे। ठीक है, इससे आप इस माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, इससे इसे आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 75 आ जाएगा। यही आएगा ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 25 से कम 25 आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 के यहाँ 75, यानी कि 1:3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन था, आप सब लोग कर ही सकते थे। ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तो उसके परिमाप में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, अपने को ये ज्ञात करना है। तो दोस्तों भुजा में वृद्धि की गई है ना, तो परिमाप में भी 20% की वृद्धि ही होगी। कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा। ठीक है, जो परिवर्तन भुजा में होगा वही परिवर्तन परिमाप में भी होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है। एक व्यक्ति एक कुर्सी 580 रुपए में खरीदी, उसे 25% के लाभ पे बेच देता है, तो कुर्सी को किस प्राइस पे बेचे है, अपने को ये निकालना है। ठीक है, आपको ये बताना है दोस्तों, 25% लाभ पर बेची है तो
वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था, अपने को क्वेश्चन पे ये पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ 25% है। 25% को अपन क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 25% को यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4। और क्वेश्चन पे क्या बोला गया दोस्तों, यहाँ पे लाभ हुआ है। ठीक है, 25% का यहाँ पे लाभ हुआ है, यानी कि जो 4 रुपए की चीज है ना, 4 रुपए की चीज पे 1 रुपए का फायदा लेके 5 रुपए में बेचा गया है। तो यहाँ पे इसे अपन लिख सकते हैं 5/4। और जो नीचे यहाँ पे लिखा रहता है ना, इसे अपन बोलते हैं क्रय मूल्य, और ऊपर जो लिख रहता है इसे अपन बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका साफ साफ अपने को दिखने लगा होगा। यहाँ पे 580 है, इस पे आप यहाँ पे कितने गुना इसका हो रहा है दोस्तों, 4 एकम 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, यानी कि 145 बारी पे जाता है ना, तो 5 भी इसका 145 बारी पे जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 145 पे जब आप 5 बारी इसका वो करेंगे, 145 गुना निकालेंगे, तो 725 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। समझ तो आ गए ना, कुछ नहीं किया दोस्तों मैंने। यहाँ पे जो एग्जैक्ट मान था ना, मैंने उसी को निकाल लिया है। जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 580 है, ये इसका कितने गुना है, 145 गुना है। तो जो आपका विक्रय मूल्य भी होगा ना, 145 गुना ही होगा। तो 145, 5 का 145 गुना कितना होगा, 725 होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। समझ तो आ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात हो तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत अच्छी मेथड से आपको बता दिया। आप फॉर्मूला पे भी जा सकते हैं, लेकिन मेरे को ये वाली मेथड ज्यादा अच्छी लगी, तो आप सभी लोग इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात हो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, अपने को यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, तो कुछ नहीं करना दोस्तों। यहाँ पे मैंने x 3/x लिख दिया, और यहाँ पे 12/20 लिख दिया। कुछ नहीं करना है, 3 एकम 3, 3 चौको 12। ठीक है, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 225 है, यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, अपने को ये निकालना है। कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे क्या बोला है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इनका गुणनफल कितना है, 225 है। पहली संख्या यहाँ पे 45 है, अपने को दूसरी संख्या x मान लेते हैं, तो यहाँ पे 225 आ गए, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 आ जाएगी। सिंपल सा था, 225 पे आपको 45 का भाग लगा देना है, 5 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण का मान कितना है, 12√2 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, आपको ये बताना है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, आपको ये बताना है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, a√2 होता है। लेकिन क्वेश्चन पे क्या बताया गया दोस्तों, 12√2 बताया गया है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 12। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो 12 का अपन स्क्वायर कर देंगे, तो 144 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। समझ आ गए ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि इस मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, ए वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या बताई गई है, ए मॉडुलस, और यहाँ पे बी मॉडुलस बताई गई है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बताना है, ए इंटू बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस थीटा, यही होता ना। तो बस आपको यहीं पे इस फॉर्मूले को लगाना था। यहाँ पे ए मॉडुलस आ गया, बी मॉडुलस आ गया, कॉस थीटा आ गया, और यहाँ पे क्या है, ए मॉडुलस, और यहाँ पे बी मॉडुलस ये लगा दिया। तो मॉडुलस मॉडुलस तो कट जाएंगे, ए मॉडुलस बी मॉडुलस कट जाएंगे, तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 कब होती है दोस्तों, cos 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इस तरह से लिख देते हैं, थीटा बराबर cos इनवर्स 1, इस तरह से हम लिख सकते हैं ना। और 1 की वैल्यू थीटा पे कब होती है दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सिंपल वे पे आप सभी लोग ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे कि दोस्तों यदि आप यहाँ पे थीटा की जगह 0 लिख देता हूँ, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इस तरह से भी आप सभी लोग समझ सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों मैंने इस मॉडल पेपर में आपको जो भी 50 क्वेश्चन समझाए होंगे, अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके मन पे जो भी डाउट रहता है ना, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आप सभी लोग का ही चैनल है, मेरा नाम है प्रशांत, आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा है तो। ठीक है, तो आपके मन पे जो भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।